नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका वापस से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में, जहां आज हम मैपिंग को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट के साथ मैपिंग को पढ़ने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हम जहां तक पढ़े थे वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे मैपिंग को। ठीक है, चलिए। तो आज आप सब शायद जानते होंगे, आज शहीद दिवस है। हमारे 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, आज इन तीनों को फांसी पे चढ़ाया गया था ब्रिटिश सरकार के आदेश, ब्रिटिश कोर्ट के आदेश पे लाहौर जेल में। तो इनसे हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसा आपको पता, ये एक ऐसी उम्र में फांसी पे चढ़ जाते हैं जिस उम्र में आजकल के लोग इंस्टाग्राम पे रील्स और ये सब चलाते रहते हैं। और आपको सिर्फ इनके यही बहादुरी आपको बड़ी नहीं लगेगी। इन्होंने इतनी ही उम्र में पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ डाला था, पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफीज पढ़ डाली थी, दुनिया के हर विचारधाराओं को उन्होंने पढ़ लिया था। और ये नहीं कि किसी एक विचारधारा को सपोर्ट कर देते। इनकी सबसे अच्छी बात ये मुझे लगती थी कि ये हर विचारधारा को अपने अंदर सजो के रखते थे। ये जानते थे कि मुझे कितना लेनिन बनना है, कितना गांधी बनना है, कितना परसेंट अपने अंदर हर चीज़ को कितना लाना है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों शहीदों को मेरा बहुत नमन है। और आपको भी मैं कहता हूँ कि आप जो कहते हो कि देश के लिए हमको मर मिटना है, यार देश के लिए मरने की तो बात अलग है। देश के लिए जिंदा कुछ करके दिखाओ, हमको पढ़ के दिखाओ, देश का नाम रोशन करके दिखाओ, क्योंकि ये देश को वापस संभाल सकते हो। ये देश के लिए जो भगत सिंह ने सपने देखे थे, ये देश को आप ही संभाल सकते हो। भगत सिंह तो छोटी सी उम्र में शहीद हो गए थे और हमें उनके सेक्रीफाइसेस को भूलना नहीं चाहिए। तो भारत माता की जय, जय हिंद। और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो मैपिंग की सीरीज़ जहाँ तक आपको पता हो मैं चला रहा हूँ, आज 6वां वीडियो यहाँ तक मुझे याद है। 5 वीडियो में इसके ऑलरेडी इसके पहले बना चुका हूँ। सार्क का टेस्ट हुआ था, तो आशियान का टेस्ट कल होगा। मैं आज करने वाला था, लेकिन मैं सोचा कल आपको एक और दिन रिवाइज़ करने के लिए ओल्ड वीडियोज़ दे दूँ। तो कल बेसिकली जब मैं चाइना लगभग पढ़ा दूँगा, जब मैं आपको चाइना पढ़ाऊँगा, तब मैं आपको बता दूँ, ये एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें कल जो टेस्ट रहने वाला है आशियान कंट्रीज़ का। फिर उसी के बाद अगले दिन आपको मिल जाएगा सार्क और आशियान का एक मिक्स टेस्ट में 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप उसके रेडी रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। क्वेश्चंस थोड़े ट्रिपिकल अब आएंगे, अब आसान क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब मैं आसान प्रश्न नहीं बनाऊंगा, ऐसे नहीं कि इस बार बहुत इजी प्रश्न थे। अब ऐसे प्रश्न आएंगे जो मैंने बताए भी नहीं होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप अपने आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, चलिए। तो ये हम एशिया में एंट्री कर चुके थे, और एशिया में हम लगभग सार्क यानी मालदीव को, श्रीलंका को, भारत को, पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को, नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को, इन सब देशों को हम डीपली पढ़ चुके थे। म्यांमार को, लाओस को, कंबोडिया को, वियतनाम को, थाईलैंड को हम डीपली पढ़ चुके थे। अब हम 5 और देशों को डीपली पढ़ेंगे, और वो देश हैं मलेशिया, ये इंडोनेशिया, सिंगापुर, इतना छोटा दिख भी नहीं रहा है, ब्रुनेई, फिलीपींस, और तिमोरिस्ट। कौन सा देश? तिमोरिस्ट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मलेशिया के ऊपर। मलेशिया एक मुस्लिम बहुभक्त देश है। ये पाकिस्तान के पहले बहुत पाकिस्तानी के साथ रहा करता था। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पे हमारा बहुत सपोर्ट कर रहा था, तो भारत ने बोला जा, इसी से पाम ऑयल ख़रीदना ही बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया इसे खरीदना? पाम ऑयल। बहुत हीरो बन रहा था, तो इसे पाम ऑयल ख़रीदना ही भारत ने बंद कर दिया। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको मगर बताना चाहता हूँ, पिछले वीडियो में मैं देखा मेरा बेसिकली मेरा पेन नहीं चल रहा था, शायद उस मैप पे नहीं बेसिकली चल रहा हो। इस मैप पे आप बताना नहीं चले तो आज कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि मेरा पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये रहा मलेशिया। ठीक है, ये है मलेशिया। अब मलेशिया 2 आइलैंड्स पे बसा हुआ कंट्री, एक मलाया और दूसरा बोर्नियो।
एक मलाया, दूसरा बोर्नियो। मलाया और बोर्नियो, मलाया और बोर्नियो। पहले बोर्नियो को देखते हैं। बोर्नियो दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। क्या है बोर्नियो? एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इस पे 3 देश आते हैं। 3 देश। इसमें कितने देश आते हैं? 3 देश। और प्रश्न पूछता है ऐसा कौन सा देश है जो पूरी तरीके से बोर्नियो पे है? शायद अभी स्लाइड में ना देख पाए तो ये स्लाइड, हाँ, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आइलैंड, इसको बोलते हैं बोर्नियो। क्या बोलते हैं इसको? बोर्नियो। तो ये जो बोर्नियो दिख रहा है, इस बोर्नियो आइलैंड में 3 देश होते हैं। मलेशिया, जो आपको ये वाले कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं मलेशिया। ये छोटा सा बुर्नेई ब्लू कलर का, और ये जो डार्क ब्लू दिख रहा है ये है इंडोनेशिया। तो 3 द्वीप, एक द्वीप में 3 देश। तो पूछेगा कौन सा देश है जो पूरी तरीके से बोर्नियो आइलैंड पे है? तो बुर्नेई। बी से बोर्नियो, बी से बुर्नेई, बी से बोर्नियो, बी से हाईलाइट कर देता हूँ, में आएगा। बी से बोर्नियो और बी से बुर्नेई, बी से बोर्नियो और बी से बुर्नेई। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर, मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर। ये पाम ऑयल के लिए बहुत फेमस है। चलिए, अब तो इस देश पे आ चुके हैं, मलेशिया। बुर्नेई की खासियत यही है कि राजतंत्र देश है बुर्नेई, और पूरी तरीके से बोर्नियो आइलैंड पे आता है। तो प्रश्न एक ही बनता है, इसमें से कौन सा देश है जो पूरी तरीके से कहाँ पे है? बोर्नियो आइलैंड पे है। कहाँ पे है? बोर्नियो आइलैंड पे है। पूरी तरीके से क्या आता है? बोर्नियो आइलैंड पे कौन सा देश है? कौन सा देश है पूरी तरीके से बोर्नियो आइलैंड पे? तो बुर्नेई। अब एक देश है सिंगापुर। एक देश है सिंगापुर। सिंगापुर कहाँ है? सिंगापुर एक यहाँ है। अब सिंगापुर भी आपको नहीं दिख रहा होगा, ये जो छोटी सी लाल जगह दिख रही है आपको, जो छोटी सी लाल जगह नहीं दिख रही है आपको, ये सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर है इतनी। और ये वाली जगह दिख रही है, ये है मलक्का। तो आप ही देखिए, आपके अगर गांव से, आप मुझे बताइए, अगर आपके गांव से हाईवे निकल जाए जहाँ कुछ नहीं था, और वहीं टोल बन जाए, तो वहाँ पैसा आएगा कि नहीं आएगा? लोग खाने के लिए रुकेंगे, लोग अलग अलग चीज़ों के लिए रुकेंगे, तो वहाँ पैसा तो आएगा ही। ठीक है, तो वहाँ पे जो पैसा आएगा, तो वैसे ही यहीं पे दुनिया की आने वाली जहाज, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जापान, ये सब कहाँ से आती हैं? स्टेट ऑफ मलक्का से आते हैं। ठीक है, तो यही से स्टेट ऑफ मलक्का यही है। और सिंगापुर के पास, सिंगापुर इसी से पैसा कमाता है। एक्सेस डेवलप्ड, पहले ये मलेशिया का हिस्सा हुआ करता था, 1965 में ये आज़ाद हो गया। कब आज़ाद हुआ? 1965 में। याद रहेगा आपको? हाँ, चलिए। यहीं के अभी प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू की तारीफ़ की थी और कहा था कि भारत में बहुत संसद में इस समय 50% से ज़्यादा गुंडे हैं। अभी उन्होंने ऐसा कहा था। देखो, ये बात हद तक सही भी है। अभी तक मतलब कई सारे ऐसे गुंडे हमारे संसद में चले जाते हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा भी है कि आपको जो है इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा कि कितने गुंडे, आप कितने, उनका मतलब जितने भी आपके कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उसमें उनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। तो वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि जो शुरुआती नेता है वो जो देश को सोच के देश शुरुआत करते हैं, वैसा हमेशा नहीं रहता है। तो बेसिकली सिंगापुर के प्रधानमंत्री ये कहना चाहते थे। तो हमने 3 देश तो पढ़ ही लिए। आप कहोगे सर 3 देश कैसे पढ़ लिए? तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। मलेशिया हमने पढ़ ही लिया। मलेशिया 2 द्वीप में आता है, मलाया पेनिनसुला, इस जगह को बोलते हैं क्या? मलाया पेनिनसुला। ठीक है, इसको बोलते हैं बोर्नियो द्वीप। हमने बुर्नेई की खासियत हमने देखी ले। कौन सा देश है जो टोटल बुर्नेई पे, बोर्नियो आइलैंड पे आता है? तो बुर्नेई है। ठीक है, कौन सा देश है जो टोटल आता है? कौन सा है? बुर्नेई है। तो हम आज बेसिकली 3 देश को देख चुके हैं।
अब हम चौथे देश को देखते हैं, वो इंडोनेशिया। एशिया का दुनिया का सबसे बड़ा देश ये द्वीप समूह है, ठीक है। क्यों? दो द्वीप समूह आपको याद रखना है, करेबियन वेस्ट इंडीज मतलब करेबियन द्वीप समूह और एक इंडोनेशिया। 13,000 आइलैंड है यहाँ पे। अब एक एक आइलैंड पढ़ोगे तो बुढ़े हो जाओगे। 3-4 इम्पोर्टेंट है। पहला सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ठीक है। इसकी राजधानी, पुरानी राजधानी, कई लोग जो है ना जकार्ता, ये पुरानी राजधानी थी। नई राजधानी नुसंतारा। ये पाम ऑयल के लिए फेमस है। ठीक, यहाँ आप लोग पूछोगे ये मलेशिया भी पाम ऑयल के लिए फेमस है, इंडोनेशिया भी पाम ऑयल के लिए फेमस है। मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। देखिए, ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये जो एक बार पेन का थोड़ा ये मोटा कर लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, जिसको मैं ब्लैक पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जगह बीचों बीच ये देख रहे होगे कि ध्यान से आप देखोगे तो बीचों बीच ये दुनिया को काट रही है। ठीक है, बीचों बीच ये क्या कर रही है? दुनिया को काट रही है। तो इसको बोलते हैं इक्वेटर, इसी को बोलते हैं इक्वेटर। तो ये जो जगह बीचों बीच दुनिया को काट रही है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो जो इक्वेटर है वहीं से ये देश जाते हैं। यही इक्वेटर नामक जगह से ये देश जो है, ये देश इक्वेटर से इक्वेटर पे आते हैं। कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब देश कहाँ आते हैं? इक्वेटर पे आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इक्वेटर पे जितने भी देश हैं वहाँ पे शाम को 4 बजे बारिश होती है, रेन हमेशा होती है। क्यों होती है? अब इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमको बचपन से अभी तक पढ़ाया गया है कि रेन होती कैसे। देखो, पानी वाटर साइकिल के तो पानी वेपराइज्ड हो जाता है। इसीलिए क्या होता है? वेपराइज होने की वजह से, वाटर साइकिल की वजह से क्या बनता है? तो हमको पता है वाटर साइकिल होती है। तो जहाँ सन रहेगा, तो जहाँ सन जो है वो इक्वेटर पे सन की गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही जाता है। तो बीच वाले एरिया पे सन जो, इक्वेटर पे सन हमेशा रहता है। इसीलिए यहाँ पे गर्मी जो होती है विशालकाय होती है। और इसी विशालकाय गर्मी की वजह से यहाँ पे वाटर जल्दी जल्दी वेपराइज्ड होता है। यहाँ पे वाटर वेपराइज्ड होता है और बारिश होने लगती है। बारिश होती है हर शाम को 4 बजे, हमेशा यहाँ पे बारिश होने लगती है। तो समझे? और जहाँ पे हर शाम को 4 बजे बारिश होती है, वहीं पे पाम ऑयल की खेती जो है वो हो सकती है। कैन यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है ये पॉइंट? क्योंकि इक्वेटर पे जो भी विषुवत रेखा के देश हैं उन पे 4 बजे बारिश होती है और पाम ऑयल की खेती वहीं हो सकती है जहाँ 4 बजे बारिश हो। इसलिए भारत सरकार अंडमान एवं निकोबार पे भी पाम ऑयल की खेती चालू कर रही है। क्यों चालू कर रही है? क्योंकि वो भी इक्वेटर के थोड़े से पास में आते हैं, तो वहाँ पे भी 4 से 5 बजे हमेशा बारिश होती है। कैन यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? आर यू गेटिंग और नॉट? तो हमने इंडोनेशिया भी पढ़ लिया। इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा। ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। और क्या इससे पूछ सकता है? यहाँ पे 27 एक्टिव वॉल्केनो रहते हैं। यहाँ पे क्या रहते हैं? 27 एक्टिव वॉल्केनो रहते हैं। और आसियान की जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। ठीक है, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता है। सुमात्रा के बारे में आपको एक मजेदार कंसेप्ट बता दूं। यहाँ के थे शैलेंद्र चोल राजा, चोल वंश के। तो यहाँ का एक राजा था, वो चाइना गया था और चाइना के राजा को उसने बोल दिया
कि जो शैलेंद्र चोल है ना, ये इसको मैं मार सकता हूँ, इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इनको पता चला, ये गए सुमात्रा में इनको मारने, और जो मार मार के आए और यहाँ पे आके पेड़ में उल्टा टंगवा दिए। और फिर चाइना के क्विंग डायनेस्टी उस समय रहा करती थी, राजा को बुलाया गया और दिखाया, तो वो मेहमान के रूप में बुलाया गया और बताया कि भारत ये क्या कर सकते हैं। मतलब ये सुमात्रा का जो राजा था, ये बहुत अपने आप को घमंडी समझ रहा था, चोल की बुराई कर रहा था, और उसने चाइना में जाके बुराई करके आया था। तो इसको खूब मार मारा, और चाइना वाले के राजा को देखने के लिए बुलाया। सोच सकते हैं भारत एक ऐसा देश है, भारत में ऐसे ऐसे महान लोग पैदा हुए थे। ठीक है, तो इंडोनेशिया हमने कवर कर लिया है बेसिकली। ये मैप पे पेन नहीं चलता है, बहुत लोग बोलते हैं, हाँ, पर मैप पे पेन नहीं चलता है। तो लिस्ट, हाँ, एक यहाँ पे देश दिख रहा है आपको, तिमोर लिस्ट। मैंने इसको बंद कर दिया। तिमोर ईस्ट आप लोगों को दिख रहा है? जो तिमोर ईस्ट कंट्री है, जो तिमोर ईस्ट है, ईस्ट तिमोर लिखा है जहाँ पे, इसकी राजधानी है दिल्ली। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली, DILLI। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। वो हमारा वाला दिल्ली नहीं, वो वाला दिल्ली। ये आसियान का पार्ट क्यों नहीं? ये साउथ एशिया में आता है, तो आसियान का पार्ट क्यों नहीं है? क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि अगर ये साउथ एशिया में आता है, तो पहले ये 200 साल तक पुर्तगालियों का था, गुलाम था, और जैसे ही आज़ाद हुआ वैसे इंडोनेशिया वाले ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, और 2001 में जाके इसको आज़ादी दी। और उसके बाद कहीं किसी का ये उसको कोई संगठन में शामिल ही नहीं होने देता है। और इंडोनेशिया इतना बड़ा देश है, तो आसियान वाले कंट्रीज पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तिमोर ईस्ट जो है वो किसी का भी मेंबर, आसियान का जो मेंबर है वो नहीं है, पर कंट्री तो है। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। अब एक कंट्री बच जाता है, फिलीपींस। इसकी राजधानी क्या है? मनीला। मिंडनाओ और मिंडपोल इसके दो इम्पॉर्टेंट द्वीप हैं, मिंडनाओ और मिंडपोल। इसकी राजधानी मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला। चावल चावल अंतर्राष्ट्रीय चावल उद्योग, चावल अनुसंधान केंद्र, यानी कि राइस रिसर्च सेंटर, वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है? मनीला में। ठीक है, यहाँ पीली राइस भी बोई जाती है, येलो राइस। वो हमारी तरह नहीं कलर में रंग देते हैं, उगाई जाती है प्रॉपर, वरना भारत के किसान को तो बस नॉर्मल ही राइस आती है। एक्चुअली जानते हो, अभी इकोनॉमिक सर्वे ने भी हमारे कहा कि हमको जो है ना वैरायटी लानी चाहिए अपने खेती में, बट हम वैरायटी नहीं लाते हैं। हमारे भारत किसान दो ही तीन चीज़ बोएंगे, आलू, गेहूँ। बिहार में तो यही चलता रहता है, गेहूँ, आलू, चावल। जबकि नॉर्थ इंडिया में चावल होना नहीं, चावल की नॉर्थ इंडिया चावल के लिए थोड़ी ना जाना जाता है। चावल वहाँ होना चाहिए जहाँ बारिश बहुत होती है। एक्चुअली देखो, एक्चुअली साउथ इंडिया जो है ना, ये बहुत अच्छा है चावल के लिए, राइस का उत्पादन यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई है ना, इसीलिए चावल की खेती हो अच्छी से हो पाती है। वरना चावल की खेती के लिए नॉर्थ इंडिया फेमस नहीं है। नॉर्थ इंडिया में गेहूँ, ऐसी चीज़ें जिनमें कम पानी लगता हो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। वैरायटी हमको लानी चाहिए। जानते हो 18,000 प्रकार के गेहूँ, 25,000 प्रकार के चावल हमारे भारत में होते हैं। सोच सकते हैं 18,000 प्रकार के गेहूँ हमारे भारत में होते हैं, पर किसी को पता नहीं है, एक आकर 2 प्रकार के लोग जानते भी हैं। ठीक है, दुनिया में गेहूं के संकट भी चल रहे हैं, क्योंकि ये जो रशिया और यूक्रेन कहाँ गया, इसमें मैप में नहीं क्या? भाई एक मिनट। अच्छा, ये एशिया का मैप है, तभी नहीं पूरे वर्ल्ड में।
ये रशिया और ये यूक्रेन के चक्कर में दुनिया में गेहूं के संकट आ चुके हैं, ठीक है, व्हीट क्राइसिस दुनिया में आ गए। तो करंट अफेयर में तो उसकी बात करेंगे ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही कुछ। और भगत सिंह, सुखदेव से आप सीखे, अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे मैं विदाई लूँगा। चलिए बाय। और छोटों का सम्मान करें, छोटे से प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, त्योहारों का आनंद लें, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि महिला पर सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद।